को कुणाल कुमार का क्रांतिकारी नमस्कार और आदाब स्वीकार हो। मेरी आवाज जहां तक जा रही है, हेलो, मेरी आवाज जहां तक जा रही है, तमाम लोगों को कुणाल कुमार का क्रांतिकारी नमस्कार और आदाब स्वीकार हो। मैं वही कुणाल कुमार हूं जो पिछले 3 महीना पहले पैदल यात्रा पर निकला था और आज नरघोघी मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी सेवा नहीं है। हम चाहते हैं कि नरघोघी मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी सेवा शुरू हो ताकि गरीब गुरबा रात के 12 बजे भी फोन करे तो उनका इलाज मुफ्त में हो। हम दूसरी बात चाहते हैं कि उसमें 1100 पद है, वहां सिर्फ सरायरंजन के लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। 1100 पद है, अगर हम नगर पंचायत को मिला दें तो उसमें एक पंचायत में 29 से 30 युवाओं को नौकरी होगी। संभव है कि उसमें आपका बेटा बेटी भी हो, मेरा बेटा बेटी भी हो, और ऐसा नहीं है कि उसमें सारी नौकरियां पढ़े लिखे लोगों के लिए भी हो। उसमें माली का भी काम है, गार्ड का भी काम है, ड्राइवर का भी काम है। लेकिन अभी हो क्या रहा है मित्रों, अभी मैं बताता हूं। ये फोटो दिखाता हूं मैं आपको। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये फलस्तीन का फोटो नहीं है, ये सरायरंजन का फोटो है। मैं फिर से कहता हूं, ये मासूम जो आप देख रहे हैं ये फलस्तीन का मासूम नहीं है, ये सरायरंजन का मासूम है। इसकी मौत इसलिए हो गई, इस सरायरंजन मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी की सेवा नहीं थी। उसके ऊपर जो 35 और 40 साल के बच्चे को, लड़के को देख रहे हैं, उसकी भी मौत इसीलिए हो गई कि वहां इमरजेंसी सेवा नहीं थी। अगर इमरजेंसी सेवा होती तो संभवतः इसकी जान को बचाया जा सकता था। और ये दूसरा फोटो है, ये हिंदुस्तान अखबार का है जो कहता है कि नरघोघी मेडिकल कॉलेज में 1100 पद है। अगर 1100 नौकरी है तो उसमें सबसे पहला अधिकार सरायरंजन के लोगों का होना चाहिए, न कि क्योंटा और जहां माननीय मंत्री का ससुराल है मटिहानी। ऐसा नहीं हो सकता है। ये 2 मुद्दा था, तो मैं 2 मुद्दे को लेकर महामहिम राज्यपाल के पास जाना चाहता हूं। 3 दिन के बाद मैं महामहिम राज्यपाल के पास जाऊंगा। आप में से जो जाना चाहे मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं गाड़ी भेज दूंगा। जो नहीं जाना चाहेंगे आप यहीं से आशीर्वाद दीजिएगा, मैं चला जाऊंगा। जब मैं एक तीसरा मुद्दा भी है, एक तीसरा मुद्दा भी है। माननीय मंत्री के आप सचिव ने, मैं फिर से कह रहा हूं तमाम युवाओं को कि मेरी बात रिकॉर्ड कर लीजिए कि माननीय मंत्री के संरक्षण में उनके सचिव ने अपने भगना बुद्धि विशाल और भगनी श्रेया के नाम पर राम जानकी मठ का जमीन हड़प लिया है। मैं फिर से दोहराता हूं, आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए कि माननीय मंत्री के संरक्षण में उनके आप सचिव ने अपने भगना और अपनी भगनी के नाम पर राम जानकी का जमीन हड़प लिया है। अभी मैं आया था तो एक सज्जन कह रहे थे कि यहाँ हमारे कब्रिस्तान में भी वही हाल है। भूल के भी ये सूचना माननीय मंत्री को मत होने दीजिएगा, नहीं तो आपके कब्रिस्तान की जमीन को भी माननीय मंत्री हड़प लेंगे, इस बात को याद रखिएगा। तो इसलिए अपनी लड़ाई खुद लड़िएगा। अगर अपने समाज में उसका फैसला नहीं होता है तो कोर्ट चले जाइएगा, लेकिन माननीय मंत्री के पास मत जाइएगा। नहीं तो जिस तरह नरघोघी के राम जानकी के जमीन को हड़प लिया गया, उसी तरह आपके कब्रिस्तान और मस्जिद के जमीन को भी माननीय मंत्री के द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा। और मैं खुलेआम कह रहा हूं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो उनको कहिए कि सामने आकर मेरी बातों का खंडन करेंगे। जब मैंने ये बात को रखना शुरू किया तो नरघोघी में उनके चंद गुंडे आकर और मेरे साथ मारपीट करने लगे। चंद गुंडे आकर मारपीट करने लगे। उनको ये मालूम नहीं था कि मैं अगर भगवान कृष्ण का वंशज हूं तो साथ साथ हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो इमाम के भी, वो याद रखिए इमाम हुसैन के भी वो वंशज हैं। वही इमाम हुसैन जो करबला के मैदान में अकेले यजीद के फौज के सामने इसलिए डटे रह गए, वो उनकी संख्या से नहीं डरे थे। जब इमाम हुसैन उसकी संख्या से नहीं डरे थे तो हम उनके वंशज क्या ये मंत्री से डर जाएंगे? डरेंगे मंत्री से? डरेंगे मंत्री से? वह फिर कहते हैं, अगर हम भगवान कृष्ण भी इसी तरह 5 पांडवों के मदद से उन्होंने दुर्योधन के सभी कौरवों सेना को खत्म कर दिया था और उन्होंने कहा था कि अब याचना नहीं अवरण होगा, अब याचना नहीं अवरण होगा, जीवन जया की मरण होगा, टकराएंगे नचक निकर बरसेगी भीतर बनी फकर। विजय चौधरी जी, युद्ध ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। और माननीय मंत्री
उनके संरक्षण में शराब का कारोबार होता है। आप जाकर पता कर लीजिए, उनके पार्टी के लोग जो शराब व्यापारी हैं उनकी पैरवी थाने में करने के लिए जाते हैं। आप पता कर लीजिए, माननीय मंत्री के संरक्षण में शराब का कितना बड़ा कारोबार चलता है। उनका आप फोटो उठा के देख लीजिए, उनके कार्यक्रम में वो लोग मौजूद होते हैं जो शराब का कारोबार करते हैं। सवाल यह उठता है, जब मंत्री के सभा में, जब मंत्री के कार्यक्रम में शराब का कारोबारी रहेगा, जमीन हड़पने वाला आतताई रहेगा, तो आप उसे क्या उम्मीद करते हैं कि वो आपके कब्रिस्तान के जमीन के साथ न्याय करेगा? न्याय नहीं कर सकता है। आप खुद को भूल चुके हैं। आप याद कीजिए, आप उस इमाम हुसैन के वंशज हैं जो यजीद के सैनिक के सामने घुटने नहीं टेका, और आज तक आप या हुसैन का नारा लगाते हैं। इसलिए आप ऐसा काम कीजिए कि आने वाली पीढ़ी आपका नाम ले, और अपने ईमान से मत डिगिए। और मेरा ईमान सराय रंजन है, मेरा ईमान सराय रंजन है। मेरे रगों में सराय रंजन का खून बह रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं, मेरे रगों में सराय रंजन का खून बह रहा है। और माननीय मंत्री के पास इतनी गोलियां नहीं है कि वो मेरे सीने को छलनी कर दें। और अगर खुदा न खास्ता मेरे सीने को छलनी कर दिया जाता है, तो इसी तरह एक स्कॉर्पियो लगा लीजिएगा और यही कहीं से सराय रंजन के किसी गलियों से दूसरे कुनाल को खड़ा करके यहाँ खड़ा कर दीजिएगा, और मेरे कब्र पर, मेरे शमशान पर, मेरे कब्र पर और मेरे शमशान पर जाकर, मेरे कब्र और शमशान पर जाकर मुझे कफन ओढ़ा दीजिएगा, लेकिन इस आंदोलन को मरने नहीं दीजिएगा। क्योंकि सराय रंजन में एक कुणाल नहीं है, हर कदम पर कुणाल है। और कुणाल सिर्फ एक बात कह रहा है कि आपका घर क्योंटा है, आपका घर उजियारपुर है। ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ के नौकरियों में आप उजियारपुर के लोगों को संरक्षण देंगे? ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ के ठेकेदारी में आप वहां के लोगों को संरक्षण देंगे? ऐसा कैसे हो सकता है कि शराब के व्यवसायियों को आप संरक्षण देंगे? ऐसा कैसे हो सकता है कि तमाम भ्रष्ट ठेकेदारियों में आप संरक्षण देंगे? बताइए, 700 करोड़ रुपया के लागत का हॉस्पिटल बन गया। अगर हॉस्पिटल तैयार नहीं था तो उसको उद्घाटन क्यों किया गया? अगर उद्घाटन किया गया तो उसमें इलाज की व्यवस्था क्यों नहीं शुरू हुई? इसमें मैंने क्या गलत कहा? लेकिन जब मैंने कहा तो उन्होंने क्या किया? अपने 5 गुंडों को भेज दिया। मित्रों, मेरे आवाज को रिकॉर्ड करना और इसको व्हाट्सएप और फेसबुक पर डालना, तुम देख लेना। और एक चीज और कहता हूं, हर ग्राम पंचायत में उनके 2, 4, 5 लोग हैं। जो अच्छे लोग हैं वो हाशिए पर हैं, जो मुख्य लोग अभी कौन बने हुए हैं? मैं उसको पहले कहता था दलाल, लेकिन लोग कहते थे कि दलाल मत कहिए, तो मैं कहता हूं अब उसको पनडुब्बा। क्या कहता हूं? पनडुब्बा। लेकिन मैं पनडुब्बा कहूंगा और आप उसको दलाल समझिएगा। मैं पनडुब्बा कहूंगा और आप क्या समझिएगा? दलाल। और आप दलाल कहिएगा और मैं समझूंगा दलाल। वो 4 और 5 चंद दलाल हैं, वो सराय रंजन को नहीं चला सकते हैं। अगर सराय रंजन को कोई चलाएगा तो सराय रंजन का बेटा चलाएगा। सराय रंजन को कोई चलाएगा तो मुसरी घरारी का बेटा चलाएगा। सराय रंजन को कोई चलाएगा तो विद्यापति नगर का बेटा चलाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि सराय रंजन को केवटा और बेगूसराय के लोग चलाए। तो फिर से कहता हूं, मेरे इस 2 मुद्दे पर आप समर्थन दीजिए। आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी मजहब के हों, मुझे इस बात से मतलब नहीं। मुझे इस बात से मतलब है कि अगर नरघोघी मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी सेवा शुरू होती है तो रात के 12 बजे भी आप फोन करेंगे तो आपके यहाँ एम्बुलेंस आएगी। मैं भी फोन करूंगा तो मेरे यहाँ एम्बुलेंस आएगी। आप भी फोन कीजिएगा तो एम्बुलेंस आएगी और फ्री इलाज करके उसको वापस जाएगी। तो जब हमारे यहाँ ये सुविधा है तो ये सुविधा क्यों नहीं शुरू की जाती है? जो 1100 पद है उसको सराय रंजन के लोगों से भरना होगा। आप मेरे साथ सहमत हैं? सहमत है? हाथ उठा के अपनी सहमति दीजिए। सराय रंजन के लोगों से भरना होगा। और इसीलिए हम महामहिम राज्यपाल के यहाँ जा रहे हैं और उनके नजरों में नजरों डाल के कहेंगे, ये भ्रष्ट मंत्री हैं, इनके मंत्री पर हमें भरोसा नहीं है। ये जो कर रहे हैं सराय रंजन में, इन पर हमें भरोसा नहीं है। ये एक ही काम कर सकते हैं, या तो वक्फ की जमीन को हड़पेंगे या राम जानकी के जमीन को हड़पेंगे। ये एक ही काम कर सकते हैं, या तो शराब माफियाओं का संरक्षण देंगे, थाना में जाकर पैरवी करेंगे, या फिर वो दलालों को संरक्षण देंगे। ये चीज नहीं हो सकता है। और मैं कहता हूं कि जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। और तमाम लोग जो युवा हैं, तमाम लोग जो समाज के अगुवा हैं, आइए और हाथ को मजबूत कीजिए और ये जो हमारा सराय रंजन बंधक बना हुआ है, इस बंधकी से छुड़ाइए।
उसको उखाड़ फेंकिए, उस बांस को सुखा दीजिए। जेसीबी मशीन है, जेसीबी मशीन से इस बांस को उखाड़ के और गंगा में फेंक दीजिए, गंगा में प्रवाहित कर दीजिए। यही है, और डरने की जरूरत नहीं है। पिछली बार मैं आया था तो मैंने आपको एक कविता सुनाया था, मैं फिर से कविता सुनाता हूं आपको कि मैं युवा हूं, मैं युवा हूं। तमाम युवाओं के बारे में कह रहा हूं कि मैं युवा हूं और आसमान में धान बोने जा रहा हूं। मैं युवा हूं और आसमान में धान बोने जा रहा हूं। लोग कहते हैं अरे पगले, आसमान में कहीं धान उगता है? तो मैं कहता हूं अरे गोगले, अगर जमीन पर भगवान जम सकता है तो आसमान में धान भी जमेगा, आसमान में धान भी जमेगा और ये होके रहेगा। विजय कुमार चौधरी को यहाँ से विदा होना होगा और यहाँ के युवा विदा करेंगे, यहाँ के विदा युवा करेंगे। और जब वो यहाँ से विदा होंगे तो राम जानकी की भी जमीन वापस होगी, कब्रिस्तान की भी जमीन वापस होगी, और शराब माफिया भी जेल के भीतर होगा, और दलाल भी अपने जेल के भीतर होगा, मतलब पनडुब्बा भी जेल के भीतर होगा। फिर से आप लोगों से विदा लेता हूं। सभी लोगों को क्रांतिकारी सलाम, क्रांतिकारी धन्यवाद, शुक्रिया। Come on.